नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे एक बार फिर से। संदीप, असल में कार्यक्रम का नाम है संदीप के सवाल, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ लोग कहते हैं कि तो संदीप के जवाब हो गए। सवाल डॉक्टर संदीप पांडे ही उठाते हैं। मैं उसको एक रास्ता, एक डायरेक्शन देने के लिए बैठ जाता हूं, बाकी तो बातचीत आप ही की रहती है। डॉक्टर साहब, एकदम से बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की याद आ गई और कल उन्होंने, जैसे होता नहीं कि ओनली फॉर महिला, तो उन्होंने एक ओनली फॉर महिला की एक रैली प्रयागराज में की। उसको उन्होंने कुछ महिला कुंभ या नारी शक्तिकरण कुंभ, कुछ इस तरह का, वो तो नाम अच्छा देते हैं किया। तो कल वो एक बड़ा भारी आयोजन और इवेंट करके गए हैं केवल नारी के लिए। तो ये एकदम से नारी की याद क्यों आ गई? देखिए, ये इनको नारी की याद पहले भी आई थी। वो जो 3 तलाक वाला कानून है, उसको जब ख़त्म किया था, 3 तलाक वाली प्रथा को, तो भी इन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं ताकि वो जो पुरुषों द्वारा जो प्रताड़ित की जाती हैं, वो उनसे उनको मुक्ति मिल सके। बेटी बचाओ का नारा दिया और क्या क्या नहीं दिया। एक बड़ी अजीब बात मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि अब नारी सुरक्षित है। हाँ, पहले वो सुरक्षित नहीं थी, हमने तमाम गुंडों माफियाओं को जेल में डाल दिया है, तो अब नारी सुरक्षित है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या स्वामी चिन्मयानंद जो हैं वो कोई गुंडे माफिया हैं? या आप अखबार में देखेंगे, हर एक हफ्ते आपको कोई ना कोई खबर मिल जाएगी कि किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो कहाँ उत्पीड़न बंद हुआ है? और दूसरी बात ये है कि सिर्फ उम्र बढ़ा देने से, 18 से 21 कर देने से कैसे नारी का शोषण बंद होगा? क्या जब उम्र 18 थी तो क्या बाल विवाह नहीं होते थे? मेरे सामने कई परिस्थितियां ऐसी आई हैं जब माँ कहती है कि मैं दिन में काम पे चली जाती हूँ, बाप भी काम पे चला जाता है, तो मेरी लड़की की सुरक्षा की गारंटी आप लेंगे? मैं क्या करूँ? तो वो 14, 15, 16 साल की उम्र में शादी कर देती हैं। तो जब तक इस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक इस देश की लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, जो माता पिता काम पे जा रहे हैं उनके घर के पास बालवाड़ी नहीं होगी जिसमें वो छोटे बच्चों को छोड़ के जाएं, तो लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी? और मज़ेदार बात यह है कि ये प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं जो अपनी पत्नी को त्याग के बैठे हुए हैं। कहते हैं त्याग है, लेकिन एक तरफा त्याग है। कभी इन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि भाई मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ, क्या मैं त्याग दूँ? वो औरत आज भी इनको अपना पति मानती है। हाँ, और अगर उसको मौका मिले तो इनके साथ रहना भी चाहेगी। मुझे याद है, बनारस में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले या दूसरे साल ही नारी दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे प्रदर्शन हुआ था और कुछ औरतें बैनर लेके खड़ी थी कि प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को वापस आप रखिए अपने साथ। तो अब तो मुझे लग रहा है कि अब नारियों के लिए इतने कानून आ रहे हैं, तो एक कानून ये भी आना चाहिए कि जो लोग बिना तलाक के अपनी पत्नियों को छोड़ के बैठे हुए हैं और पत्नी तलाक नहीं चाहती है, तो उनको मजबूर किया जाए कि वो अपनी पत्नी को साथ में रखें। भाई वो कहाँ जाएगी? और ख़ास करके अगर उसके बच्चे हैं, इनके तो बच्चे नहीं हैं, इन्होंने तो शुरू में ही त्याग दिया था। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ऐसा आदमी नारी की सम्मान की बात करता है जो अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखता है, अपनी माँ को साथ में नहीं रखता है। इतनी बूढ़ी माँ इसकी, इनसे पूछा जाए, इनके पास सारी सुख सुविधा है, उसको अपने साथ में क्यों नहीं रखते हैं ताकि वो और आराम से अपना बुढ़ापा काट सके? और ये हम कैसे भूल जाएं कि लखनऊ में आज 130 दिन हो गए हैं और शिखापाल अभी भी पानी की टंकी पे चढ़ी हुई है। मैं निशादगंज से होके आ रहा हूँ, वो ऊपर बैठी हुई है और रोजगार की मांग कर रही है। बीएड है, उसके जैसे तमाम लोग हैं जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनको नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो आप कौन सी नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं जब आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो पानी की टंकी पे चढ़े, धरने पे बैठे,
ऋचा सिंह को कल घर में नज़रबंद किया गया, इलाहाबाद में किया, वो नारी नहीं है। तो सरकारी कार्यक्रम करके सरकारी पैसे से उन औरतों को लाके जो कहीं ना कहीं किसी सरकारी योजना से लाभान्वित हैं या कहीं सरकार की व्यवस्था में काम कर रही हैं, संविदा में, आप अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से दिखावा है और ये सिर्फ जो आने वाला चुनाव है उसको ध्यान में रख के किया गया कार्यक्रम। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ऋचा सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी अध्यक्षा रही हैं स्टूडेंट यूनियन की, और संभवतः इस समय शायद सपा में है। जी, तो समाजवादी पार्टी। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार। मैं एक चीज़ डॉक्टर साहब और पूछना है, जो प्रधानमंत्री जी वो बहुत जनरल बातें करते हैं, अब कोई कोख में नहीं मरता है, अब कोई, अच्छा फिर वो कहते हैं मैंने सिलेंडर दे दिया, मैंने शौचालय बनवा दिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सीरियस है या कोई भी देश का अगर नेता सीरियस है तो उसको स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। उसको बात करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा में महिलाओं ने क्या तरक्की की और कहाँ हमें पहुँचाया, आप पहुँचाएंगे। 7 साल पहले या 5 साल पहले आप कहाँ थे और अब कहाँ हैं। जी। दूसरा, रोजगार में आप कहाँ थे और कहाँ लाए हैं, क्योंकि आप आंकड़ों से बात करिए। ये जनरल बातें, कोख में किसी को नहीं मरने देंगे और फलाना नहीं करेंगे और आगे बढ़ा देंगे, ये बात जनरल नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा आंकड़ों से बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, ये सरकार आने के पहले जो लिंग अनुपात है वो भारत का सबसे खराब था अन्य देशों की तुलना में और खास करके पड़ोसियों की तुलना में। और जो विकसित अपने राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा वगैरह, वहाँ तो और भी खराब था। आज भी कोख में लड़कियां मारी जाती हैं, जिंदा होने के बाद उनको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ये घटनाएं होती हैं। इन्होंने पता नहीं कौन सा आंकड़ों का खेल किया है कि अब ये बता रहे हैं कि लिंग अनुपात जो है ठीक हो गया है। तो ये सरकार आंकड़ों की हेरा फेरी में माहिर है। हमें मालूम है देश की सामाजिक परिस्थिति नहीं बदली है। मैं आपको दावा करता हूँ, आप किसी भी गांव में चले जाइए लखनऊ के आसपास, आपको पूरे गांव में सभी परिवारों में आपको शौचालय आज भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने यहाँ भी हेरा फेरी की है कि कुछ प्रतिशत घरों में शौचालय हो गया तो गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर देते हैं। तो ये सब हेरा फेरी कर रहे हैं और जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सामाजिक परिस्थिति देश की आज भी नहीं बदली है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना के बाद रोजगार की स्थिति और ज़्यादा बदतर हुई है और महिलाओं के लिए और भी बदतर हुई है। क्योंकि जब पुरुष घर में रहा तालाबंदी के समय तो घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ गईं, क्योंकि वो ज़्यादा समय घर पे था औरत के साथ। और जहाँ पे छटनी की बात आती है तो कोई भी नौकरी देने वाला पहले उसका शिकार औरतें ही होंगी। जी। क्योंकि ये एक आम धारणा है कि औरतें कम काम करती हैं, उनको कई बार उनको मजदूरी और उनको तनख्वाह भी कम दी जाती है, बराबर नहीं मिलती है। जी। तो औरतें प्रभावित हुई हैं रोजगार में भी। और ये बड़े शर्म की बात है कि आंकड़ों से ये हकीकत को छुपा के और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जी, मैं एक डॉक्टर साहब एक चीज़ और समझना चाहूँगा। देखिए, ये जो कल प्रधानमंत्री जी आए, आयोजन सरकारी था, क्योंकि जितने लाभार्थी ये बोल रहे थे और जो सरकार से किसी न किसी उससे, उनको वो स्वतः नहीं आए थे, उनको लाया गया था। और ये सारी जगह पे ये कहना है कि कोई सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो इसलिए हम सरकार का पैसा भी लगाएंगे और लोगों को बुलाएंगे। लेकिन जब भाषण प्रधानमंत्री जी देने लगते हैं तो वो बिल्कुल बीजेपी के नेता हो जाते हैं। फिर वो चुनाव की बात करते हैं, फिर वो डबल इंजन की सरकार। अब प्रधानमंत्री के लिए तो मेरे ख्याल में सारे स्टेट के सारे मुख्यमंत्री बराबर होने चाहिए, वो डबल इंजन क्यों बोल रहे हैं? फिर वो बात करते हैं कि अगले बार इन्हीं को वापस आइए, दूसरे को मत आने दीजिए। तो आपको मतलब ये बेईमानी नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल बेईमानी है ये प्रधानमंत्री जिसको संसद में उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि संसद चल रही है। संसद के पहले दिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की खिंचाई की है कि आप जो है संसद में उपस्थित रहिए। पाठ पढ़ा है भाई। हाँ। पाठ पढ़ा है जी। जैसे स्कूल का मास्टर बच्चों को बोलता है कि क्लास में तुम अपनी उपस्थिति बना के रखो, और खुद पहले दिन के बाद से गायब है। तो मास्टर साहब गायब है तो बच्चे क्या करेंगे वहाँ?
और ये जो है एक के बाद एक चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों पहुंच जाते हैं हर एक जगह चुनाव लड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव इन्होंने लड़ा, बिहार का चुनाव इन्होंने लड़ा, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने आ गए। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सारे कार्यक्रम सरकारी आयोजन हैं, सरकारी पैसे से किए जा रहे हैं। इसमें जो बसें लगाई जा रही हैं उनका पैसा इन्हीं कर्मचारियों से लिया जा रहा है। तो सरकारी पैसे से आप कार्यक्रम कर रहे हैं जो जनता का पैसा है, और कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो राजनीतिक है, क्योंकि आप लोगों के मानदेय बढ़ा रहे हैं या इस तरह की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की। और बार बार आप तुलना करते हैं कि पहले की सरकार में महिलाएं असुरक्षित थीं, अब महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आप किसी बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो ये कोई अकस्मात तो हो नहीं जाता। सरकारी कार्यक्रम में कोई तो जा नहीं सकता। भाई हमको आपको मालूम है कि एक एक व्यक्ति जो वहाँ होता है उसका पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच होती है कि वो वहाँ जा सकता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं एसपीजी में तो सिक्योरिटी क्लियरेंस एक एक आदमी का होता है। जी जी। कौन गुलदस्ता देगा, कौन एक फूल देगा, कौन 2 फूल देगा, ये सारी चीजें जांच होती है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं इसमें जी। मतलब जैसे महिलाओं का प्रेम एकदम से मुसलमानों के प्रति प्रेम हो गया है। जी, जी। वो आपने कभी इससे पहले इनको बच्चा उछालते हुए फोटो देखी है? बच्चा उछाल के गोदी में ले रहे हैं, कैच कर रहे हैं, और वो 9 महीने की बच्ची है जी जी। वो मुस्लिम है, सहारनपुर से आई है जी। जरा ये बताइए, क्योंकि मेरे लिए भी अचंभा था, 9 महीने की बच्ची को सहारनपुर से अपनी माँ के साथ आप प्रयागराज की ठंडक में ट्रेवल करवा रहे हैं और उससे मिल रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये भी तो जरा मानवीय दृष्टिकोण से ठीक है? नहीं बिल्कुल। और अगर आइडेंटिफाई किया है मुसलमान को तो कुछ सोच के किया हो। बिल्कुल, मैं कहने वाला था, जो फोटो छपी है, जो मुस्लिम महिला खड़ी है शबाना परवीन, उसको चुन के वहाँ बुलाया गया है यह दिखाने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी नहीं है, जबकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मुस्लिम विरोधी राजनीति पे ही सत्ता में आई है। और आज भी जब भी कहीं इसको कहीं चुनाव हारने का डर होता है तो घूम फिर के ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति करने लगती है और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है। लेकिन 3 तलाक के खिलाफ जो कानून आया है उसको लेके इनकी कोशिश है कि मुस्लिम महिलाएं इनके समर्थन में आ जाएं, और वही ये कोशिश फिर से कर रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है और ये चुनाव के समय कर रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा है कि एक तरफ आपने मुसलमानों की स्थिति बदतर कर दी है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को इस राज्य में नहीं पूरे देश में, और दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति बदतर हो रही है। लेकिन आप कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं कि आप दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जी, चलते चलते बस एक प्रश्न और, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकदम से महिलाओं के प्रति इतनी संवेदना जागी है, वो प्रियंका गांधी का वो जो 40% वाला एक है, वो ट्रिगर वहां से हुआ, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, अगर सही में ईमानदारी से ये संवेदना है तो मुझे लगता है 33% आरक्षण दे देना चाहिए, इतने दिनों से पेंडिंग है पार्लियामेंट में। सही बात है, तमाम कानून ला रहे हैं, महिलाओं को लेके ला रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो लंबित है कानून, जिसको सोनिया गांधी ने कहा है कि ये सरकार क्यों नहीं ला रही है, एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं ला रही है। और हकीकत ये है कि इस कानून का जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो दलित नेता हैं, पुरुष, वो इनका विरोध करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो सामान्य वर्ग की महिलाएं उसमें ज़्यादा आ जाएंगी। लेकिन उसका एक समाधान है, भाई आप उसमें भी वही आरक्षण लागू कर दीजिए जो दूसरी जगहों पे लागू है, तो पिछड़े वर्ग की और दलित महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा। लेकिन ये हमारे राजनेता क्यों नहीं करते हैं, ये बात समझ से परे है। और ख़ास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि महिलाओं का, अगर ममता बनर्जी जैसी नेता इस देश में नहीं होती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसी नेता इस देश के अंदर नहीं होती, तो महिलाओं का राजनीति में उनका महत्व कम हो गया था।
उनको बोलने की आज़ादी कम हो गई थी, उनका जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसकी जगह समाप्त हो गई थी। आप देखिए कि अभी हेमा मालिनी को लेकर एक टिप्पणी की गई है, लेकिन अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में किसी बड़े नेता ने उसका विरोध नहीं किया है। भाई महिला विरोधी टिप्पणी कोई नेता कर रहा है और उसका बचाव कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नहीं कर रहा है, वो बेचारी खुद अपना बचाव कर रही है। तो महिलाओं की जो स्थिति राजनीति में है वो हेमा मालिनी की स्थिति से आप समझ लीजिए। जया बच्चन ने बहुत डांटा है इनको संसद के अंदर जब उसके खिलाफ कोई टिप्पणी हुई, और उन्होंने इनको शाप भी दिया है कि इनके बुरे दिन आएंगे, ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो इनके बुरे दिन अब आने में ज़्यादा देर नहीं है। मैं चलते चलते एक जरा अपने दर्शकों के लिए जो आपने बात कही थी ना अगड़े पे, जैसे जो आप वाइडर स्केल पे अगर देखिए तो अगर उच्च वर्ग की भी महिला है, शोषित वो भी है। जी जी। जो बेसिक समाज है उसमें महिला शोषित है, तो वो एक अलग झगड़ा है कि वो कम शोषित और ये ज़्यादा शोषित हो, लेकिन शोषण वहाँ पे भी हो रहा है। तो इसलिए शोषण के उस पे वो सब एक साथ खड़ी हैं महिलाएं। जी जी, नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर महिलाओं में भी देखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन तो कम से कम हाँ शोषित समाज तो है ना वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसको तो अपना हक मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बात तो तब होती है, कहते हैं 40% कांग्रेस दे रही है तो हम 50% देंगे। हाँ हाँ, बात तो ये थी अगर मुकाबला करना था तो 50% देते, लगता कि कुछ प्रधानमंत्री ने चुनौती स्वीकार की। नहीं ये भारतीय जनता पार्टी कभी कर ही नहीं सकती। जिस तरह से कांग्रेस ने तो एक अल्पसंख्यक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को अपना प्रधानमंत्री बना दे या महिलाओं को ज़्यादा महत्व देने लगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है वो महिला विरोधी है। और इसमें हमारे प्रोफेसर राम पुनियानी बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि जो पुरुषों का संगठन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो स्त्रियों का संगठन है वो कुछ राष्ट्र सेविका संघ है, उसमें स्वयं नहीं लगा हुआ है। और अभी आपने देखा होगा स्त्री सशक्तिकरण का इनका नारा है मैं भी शक्ति, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके जवाब में ये लाए हैं मैं भी शक्ति, मतलब कोई और शक्ति है और मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही शक्ति मैं ही शक्ति। हाँ। तो ये जो विचारधारा है ये पुरुष प्रधान है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, ये पितृसत्तात्मक है, और ये महिला को हमेशा दोयम दर्जे में रखती है और उसको बताती है कि वो भी शक्ति है। जी, और जबकि किसी हिंदू से कर लीजिए, आपसे फिर मैं कह रहा हूँ भाई पूजा पाठ से कम आपका है, किसी हिंदू से पूछ लीजिए, शक्ति की बात करेंगे तो महिला की बात ही होगी। वो शक्ति हरदम महिला ही है हिंदुओं के किसी उसमें, हिंदुत्व में वो मैं भी शक्ति हो जाती है हिंदुत्व में। जी जी, मैं भी शक्ति हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आने के लिए।